आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। पसमानदा मुसलमान आज की तारीख में किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये एक ऐसा अल्फाज है, एक ऐसा नाम है जो मुसलमानों के साथ पिछले कई दहाइयों से जुड़ा हुआ है, लेकिन मौजूदा वक्त में सियासत में एक अपनी जगह बनाई है और एक अपना मुकाम बनाया है पसमानदा मुसलमान ने। पसमानदा मुसलमानों की ही बात करने के लिए सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़ा नाम वसीम सैफ़ी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो पसमानदा मुसलमानों की आवाज़ इस वक्त बहुत ज़ोर और शोर से पूरी ताकत के साथ उठा रहे हैं। और सियासी जो मुफाद है, सियासी जो फ़ायदा है, किस तरीके से लोगों को मिल सकता है पसमानदा मुसलमानों को, और कैसे वो सियासी फ़ायदे के लिए या सियासी सियासत में आने के लिए अपने आप को कैसे उसमें दाखिल कर सकते हैं, तमाम तरीके के सवाल आज मैं वसीम सैफ़ी साहब से पूछूंगा। पसमानदा मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या दर्द रखते हैं आप पसमानदा मुसलमान के लिए? भाई सबसे बड़ी बात यह है, मैं डॉक्टर अंबेडकर की बहुत बड़ा उनका फ़ैन हूँ, उनसे बहुत प्यार करता हूँ। खैर मैंने उन्हें देखा भी नहीं और ना ही उनकी बातें सुनी मैंने, मगर देखी हैं, बहुत प्यारी बातें। उन्होंने पसमानदा समाज के लिए हमारा भी रिजर्वेशन रखा था और बहुत बढ़िया तरीके से रखा था, मगर हमारे जो और बिरादरियों के ऊपर कास्ट वाले लोग थे, हमारे अपने ही, उन्होंने कह दिया जी हमारे वहाँ ऐसी कोई बिरादरीवाद नहीं होता। तो उससे हमें नुकसान पहुँचा और उन्हें डॉक्टर अंबेडकर साहब को खाना भी खिलाते हुए दिखा दिया, नमाज पढ़ते हुए भी दिखा दिया कि देखो हम एक है। मतलब जो हिस्सा हमें 15% 12% मिल जाता, आज पसमानदा समाज के 12% अगर रिजर्वेशन होता तो हमारे लोग भी जॉब में होते। मगर वो हमें किसी और ने नहीं मारा, हमारे अपने जो बड़ी ताकतें थी, क्योंकि हम लोग सब जितने हुनरदार लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, जो पसमानदा हिंदू समाज में भी आते हैं, जितने मेहनतकश लोग थे उन्हें लूटा है, उनके नाम का खाया है, उनके नाम की मेहनत, उनके नाम के बोर्ड लिए हैं। मैं एक बात में मोदी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और रहूँगा कि जो हमारी पसमानदा समाज, जो हमारी क्या नाम उसका खोई हुई थी, ख़त्म हुई हुई पसमानदा समाज थी, मोदी साहब ने उसे जगा दिया। और जगाने के बाद में मोदी साहब ने उसमें बहुत अच्छा काम करा। खैर फ़ायदा तो नहीं करा उन्होंने, मतलब बाद में उन्हें भी पता चल गया कि अगर ये जाग गए और इन्होंने हमारा झंडा उठा लिया तो ये हम ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि वो जो हमारी पार्टी थी बीजेपी, उसका मेन मकसद ये था कि हिंदू वोट के ऊपर इलेक्शन फाइट करना। तो इसलिए उसने कहा भाई ये अब जागने लगे और हमारे पसमानदा समाज के लोग माशाअल्लाह, जैसे ही मोदी साहब ने इस बात को उठाया, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से थोड़े बहुत जाग गए। मैं भी उसी में था, मैं दिल्ली प्रदेश मंत्री भी रहा अल्पसंख्यक मोर्चे में। तो हमें बड़ी खुशी हुई। हमारे लोग हमें गालियां भी देते थे, बुरा भी कहते थे और सब कुछ इल्ज़ाम लगाते थे, मगर हम कहते थे मोदी साहब जो हमारे हैं वो सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास लेके आए। और फिर जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी, एक उससे बड़ा नारा था कि हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों के हाथ में कुरान भी हो और एक तरफ कंप्यूटर भी हो। जो आज तक किसी ने नहीं बोला था, वो मोदी साहब ने हम लोगों के लिए कहा था। अब वो देखते हैं कि भाई हम लोगों के लिए ना कंप्यूटर मिला, ना वो मिले, ना हिंदू भाइयों को हमारे 15 लाख रुपए मिले। तो बड़ा फील हुआ, वो सिर्फ एक जुमली नारा बन के रह गया। जैसा हमारे अमित शाह ने कह दिया था भाई ये तो इलेक्शनों में एक नारा होता है। तो पसमानदा समाज की यहाँ मीटिंग हो रही थी दिल्ली प्रदेश में, दिल्ली नहीं, ऑल इंडिया ऑफिस जो है हमारा ITO पे, वहाँ पर, और लड्डा साहब ने रखी थी जो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट। तो हमारे चारों तरफ से, यूपी से, दिल्ली से, सभी लोग वहाँ मीटिंग में पहुँच रहे थे और 2000 आदमियों का खाने का इंतज़ाम भी हुआ था जो बाहर से आने वाले थे। मगर पता चला कि उस मीटिंग में कोई बड़ा हमारे दिल्ली का MP भी नहीं पहुंचा, ना कोई मिनिस्टर वो नहीं आ पाए।
तो पता ये चला कि कुछ नहीं है। फिर एक और बिहार के हमारे अच्छी पोस्ट पे है बीजेपी में, उन्होंने मुझे बुलाया अपने घर पे, चाय पानी हुई, नाश्ता हुआ। और बोले वसीम भाई 6 तारीख को जो ये अपना स्टेडियम है ताल कटोरा वो भरना है अपने समाज के। मैं कहा भाईजान जैसे आप चाहोगे हम आपके साथ हैं, आप हमारी पार्टी में हो। तो मैं मतलब पता चला कि वो भी मीटिंग हमारी कैंसिल हो गई, इसलिए कि कहीं टोपी वाले सारे वहाँ पहुँच गए तो हिंदू समाज को हम क्या दिखाएंगे। तो हमें ये मालूम दिया इन 2-3 मीटिंगों से और 2-3 बातों से कि हमारा वहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा नाम है। फिर हमारे 2-3 अच्छे चेहरे पार्टी के अंदर थे दिल्ली में, शाहनवाज भाई हमारे, और हमारे क्या नाम उनका, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, हमारे 2 अच्छे चेहरे थे भाई, उन्हें हटा दिया। तो हमें तो एकदम झटका लगा कि इसका मतलब हम कहीं नहीं है भाई। अगर उन्हें हटाया था तो 2-4 चेहरे मुसलमान के चेहरे थे उन्हें ला देते, समझे नहीं। अब उनका वाला भी जो हिस्सा था वो किसी मुसलमान को नहीं मिला। एक तो हम थे ही नहीं, और 2 हमारे सपोर्टर थे जो हमारी बात सुनते थे, हमारी बात मानते थे, वो भी नहीं। तो हमारा रहा क्या, क्योंकि हम अपना दर्द किसे जाके सुनाए मुस्लिम आदमी। तो उस बातों से हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ कुछ नहीं है हमारे लिए, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा परेशान हैं। और अभी जो है, अब ये नौकरियों की बात है भाई, हमारे नफ़रत के बाज़ार। अभी जैसे ये मैंने आज ही रामलीला ग्राउंड में मतलब बात हुई है जंतर मंतर पे, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, आज ही हमारे नौसेना के 8 शहीद जो हैं बेचारे, उन्हें फांसी दी जा रही है कतर में, उनके लिए फांसी दी जा रही है, जो मुझसे अल्फाज भी नहीं अदा हो पा रहे, समझे नहीं। उसके बारे में वहाँ हमारे योगी साहब जाते हैं जयपुर 29 तारीख को राजस्थान, वहाँ कहते हैं मंच पे खड़े होके कि भाई हम इसराइल के साथ हैं और 57 मुल्कों से हम लड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है भाई, अगर हमारे देश के मुख्यमंत्री वहाँ लड़ने जाते तो मैं उनसे कहता हूँ कि 18-20 करोड़ मुसलमान भी है इंडिया में, उनके साथ जाएगा। वो बात की बात है। पहले हमारे 8 जो सैनिक हैं थल सेना के, उन्हें इंडिया लाया जाए, उनकी फांसी रुकवाई जाए। और मुझे उम्मीद है योगी साहब से कि अगर वही डांट देंगे तरीके से, तो जो कतर है वो बहुत छोटा मुल्क है, 40-50 की आबादी हो, लाख की आबादी है। एक डपटी में इंशाल्लाह हमारे 8 सैनिकों को इंडिया भेज सकता है। अभी आप जो है लगातार उन सैनिकों की आवाज़ उठा रहे हैं, कतर से उनको लाया जाए। प्रदर्शन भी किया आपने, जंतर मंतर पर भी गए, रामलीला मैदान से भी आपने बोला, इससे पहले भी जो आपने प्रोग्राम किया उसमें भी आपने कहा। क्या लग रहा है कि आपकी बात सरकार तक पहुंच रही है, या सरकार अगर सुनेगी तो इस पर कोई तवज्जो देगी? सरकार तक तो देखिए साहब, ये मीडिया का काम है और मीडिया इन बातों को नहीं दिखाना चाहती। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। बड़े अच्छी मीडिया थी भाई, ये तो हमने देखा कि 80% 60% जो मौजूदा सरकार की बात होती थी, मगर 40% जो सरकार के दूसरी तरीके की बात होती थी वो भी होती थी। अब तो 0+0 है, 100% वो बात हो रही है। अब ये 8 थल सेना के जो जनरल और कर्नल है, ये छोटी मोटी माँ के बेटे नहीं होते। इन्होंने कितनी मेहनतें करी होंगी, कितनी जंगें लड़ी होंगी, आज उन्हें फांसी हो रही है। हमारे योगी साहब भी चुप हैं और सभी लोग चुप हैं, मोदी साहब भी हैं। अभी G20 दिल्ली में हुआ था, उन्हें मालूम था, उसी टाइम कतर का वो भी आया हुआ था, उससे बातचीत करते, अगर उसे बैठा लेते, समझे नहीं, तो हमारा काम हो जाता, हमारे 8 सैनिक आ जाते। अभी भी मैं चैलेंज दे के आया हूँ वहाँ पर कि अगर नहीं आए तो दिल्ली में जाम लगा देंगे, दिल्ली में परेशानी खड़ी करेंगे। अभी दिवाली पे आ जाएं या इस महीने के अंदर आ जाएं, दिवाली पे आ जाएं तो भाई बहुत बड़ा त्यौहार होता। आज तक मेरी बेगम
कहीं नहीं गई। मगर आज पहली दफ़ा मेरे ख्याल से मैंने 50 धरने दिए होंगे जंतर मंतर पे, तो मेरी बेगम कभी, मगर आज उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उन्होंने एक परेशानी अभी हाल फिलहाल में अपने घर में देखी थी, तो आज बोली नहीं, ये मेरे भी भाई हैं, हम हिंदू मुसलमान बाद में। आज वो भी मेरे साथ गई कि वो कतर वाले 8 फौजी जो हैं वो आ जाएं इंडिया में। मतलब कैसी गवर्नमेंट है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हम बातें कर रहे हैं 57 मुल्कों की, अगर 8 अपने जवान इंडिया में आ जाएं, अपने बहन भाइयों से मिलने, यहाँ की जो भी सज़ा होनी हमारा देश दे उन्हें, तो बेहतर होगा। मगर क्या करें भैया, बड़ा अफसोस होता है मुझे इन बातों को सोच के कि नफ़रत के बाजार। अरे भाई, हमारे पास तो कल भी कुछ नहीं था, आज भी नहीं है, ना होगा, है ना। हम तो सिर्फ 1-8% चैन की रोटी खा लेते, बाकी पसमंदा समाज के पास क्या है। हम तो कहते हैं हमारे भाइयों को, हिंदू भाइयों को सारी नौकरी हमारी दे दो। भाई, हम चावड़ी बाज़ार में हम नहीं, दिल्ली में सदर बाज़ार में हम नहीं, कहीं बड़ी पोस्टों पे हम नहीं, कहीं बड़ी फैक्ट्री हमारी नहीं, बड़ा कारोबार हमारा नहीं। ये सब कुछ तो आपका है। अगर नुकसान पहुंच रहा है देश में, तो मुसलमान तो कल भी वही मजदूरी, मेहनत, लोहे का काम, लकड़ी का काम, कोई सिलाई बुनाई, ये काम करने वाली कौम है मुसलमानों की 98%। तो उसकी वजह से वो हमारे आपस में नफ़रत फैला रहे। भाई, वो मत फैलाओ। आप लड़ाई लड़ो सच्चाई की, ईमानदारी की, देश की लड़ाई लड़ो ना। आप देश की अच्छी लड़ाई है। अगर उन सैनिक को ले आते मोदी साहब, तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करने, योगी साहब हमारे, उनसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि वो संत है जिन्होंने आज तक कोई लालच वाला भेदभाव नहीं है उनके अंदर। वो अगर चाहेंगे तो योगी साहब हमारे बहुत बढ़िया आदमी है, बड़े अच्छे आदमी। यूपी में मैं जाता हूँ, रातों में भी बड़ा सुकून से जाते हैं, कोई ऐसा मामलात नहीं है। तो मेरा कहना है कि भाई, पहले ये सैनी आ जाएं हमारे, अगर दिवाली बनवा दें, चाहे वो जेल में ही आ जाएं, उन्हें यहाँ कानून सज़ा दे हमारा देश का। हम ये नहीं चाहते, मगर वो आ जाएं दिवाली पे अपने घर पे आन के, उनके बच्चे, उनके बेटे, उनकी बेटियाँ, पोती पोते। भाई, मुझसे पूछो, जब मैं यहाँ से थका हारा अपनी मेहनत करके जाता हूँ, जब मेरी पोती आती है तो मेरी सारी थकन उतर जाती है, एकदम मेरे पाँवों में चिपट जाती है। तो उनके बच्चे उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैं आपसे, मीडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा नंबर 9811474311 मोबाइल नंबर है। जो मीडिया के लोग, ये जो भी थल सेना के लोग 8 हैं, जिन्हें भी इनके एड्रेस मालूम हो, मैं उनके घर पे जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, उन्हें दिल्ली में लाने की भी कोशिश करूंगा। तो मुझे उनका एड्रेस नहीं मालूम, मैंने अभी मोबाइल में भी चेक करवाया था, तो उसमें उनके नाम तो मिल गए, मगर कौन से गांव के रहने वाले हैं, कौन से यूपी के, बिहार के, बंगाल के, उड़ीसा, जहाँ के भी होंगे, मैं उनके घरों पे जाके मिलूँगा उन लोगों से और उन्हें दिल्ली लाऊंगा। और अगर ये सरकार इस महीने तक उन्हें लाने की बात नहीं करती है, तो एक दिल्ली में चक्का जाम करूँगा, दिल्ली की सारी सड़कें रुकवा दूंगा, उस दिन दिल्ली बंद करवा दूंगा, अगर मेरे सैनी नहीं आए। बड़ा ऐलान कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल बड़ा। वो मेरे नहीं है, मेरे देश के सैनी है। पूरी देश की पुलिस मेरे साथ होगी, मेरे सैनी भाई मेरे साथ होंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी अकेला हूँ मैं, आज भी मैं अकेला ही गया था, मगर उससे पहले जब लोगों ने देखा, आप लोगों की वजह से, उस चैलेंज को जो मैंने दिया था, तो काफ़ी लोगों के फ़ोन आए कि वसीम भाई हम भी आ रहे हैं, दल बल से आ रहे हैं। मैं कहा अभी कोई दल बल की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सरकार कुछ नहीं करती तो अगले महीने कोई तारीख मैं तय करूँगा, और इंशाअल्लाह सभी लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरी मदद भी करेंगे, और दिल्ली में चक्का जाम करवा दूँगा। ये आपके चैनल से बोल रहा हूँ, उन लोगों की फैमिली वालों से मेरी रिक्वेस्ट है। मेरा नंबर दोबारा एक और है, वो भी ले लें, 870052
5355। और जो भी इस चैनल को आपके मीडिया को देखे वो सब आगे इस नंबरों को पहुंचा दे। और मैं ये चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कभी मैंने नहीं मांगा अल्लाह के अलावा। अगर ये सैनी आ गए तो वाकई में मेरी बहुत बड़ी जीत होगी और हिंदुस्तान की जीत होगी। ये मैं इसी से अपनी बात। देखिए, ये पसमानदा मुसलमान हैं और जो देश के सैनिक कतर के अंदर हैं, जिनको फांसी की सज़ा वहाँ की सरकार ने सुना दी है, उनको अपने देश में वापस लाने की आवाज़ एक मुहिम के तहत उठा रहे हैं और एक बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि अगर दिवाली तक या दिवाली से पहले तक या दिवाली के बाद तक वो नहीं आते हैं तो एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में ये करने जा रहे हैं, ऐसा ये ऐलान कर रहे हैं। लेकिन पसमानदा मुसलमान को जगाने की भी कोशिश कर रहे हैं। दूसरा दर्द जो है इनके अंदर सबसे बड़ा, जो अपने सैनिक हैं देश के, उनके लिए है। और कहा इन्होंने कि मैं अपने नंबर दे रहा हूं, जैसे कि इन्होंने अपने नंबर बताए हैं, और जो भी उन परिवार के बारे में जानता है, जहां पर भी वो परिवार वाले रहते हैं उन सैनिकों के, वो इनको बता सकते हैं। ये उनको दिल्ली में लाने का काम करेंगे और उनसे मुलाकात करने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन वसीम साहब, ये तो आपका एक जो है एक मुहिम हो गई जो आपने अपने देश के सैनिकों के लिए उठाई है। ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जिक्र होना चाहिए था, जो कुछ दिन हुआ और वो अब नहीं हो पा रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि अब जैसे पसमानदा मुसलमानों का जिक्र फिर से आता है, इसको, इस समाज को कैसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं आप? ये समाज वाकई में सोया हुआ था। अब मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी है, मेरा अपना समाज जो पसमानदा समाज है वो जाग गया है। अब वो अभी भी मेरी यूपी में बात चल रही है, मुझे वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं और बहुत बड़ा प्रोग्राम तहसील हसनपुर में मैं करने वाला हूँ और पसमानदा समाज बहुत दिल से मेरे साथ है। उसके बाद मैं दूसरी जगह करूँगा। आप ये देखना, पसमानदा समाज अपना हक, अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार है। हर जगह वसीम सैफी बैठे हुए। एक सियासी सवाल ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कि 70-75 साल जो है हो गए हैं, पसमानदा मुसलमानों का जो ये हाल हुआ है, सच्चर कमेटी भी जो आई है वो भी पसमानदा मुसलमानों का ही हाल सामने लाने का काम करती है। उस पर ये हुआ, सोनिया जी ने जो वो सच्चर कमेटी बनवाई थी वो सिर्फ बीजेपी को दिखाने के लिए कि तुम इन मुसलमानों का बुरा नहीं करोगे। ये हमने 65 साल में कर दिया। हम इन्हें जाटव से भी नीचे पोजीशन पे ला चुके, सारे मुसलमानों को, जो हमारे मुसलमानों का वो है उससे भी नीचे ला चुके। ये वो हमारी सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो इसलिए नहीं आई थी हमारे लिए, वो इसलिए आई थी कि लोगों को ये दिखाना कि देखो हमने मुसलमानों को जो 35% सन 65 में, सन 60 में 58%, 40% था कि वहाँ नहीं छोड़ा हमने, इनकी नौकरी खा गए और हमने इन्हें ख़त्म कर दिया। भाई मुझे याद है, मेरा बचपना था, मेरे वालिद साहब की 130 रुपये सिर्फ सैलरी थी सरकार में, उसी से हमारे घर का खर्चा चलता था। कभी हमारे ऊपर कर्जा नहीं हुआ, क्योंकि वो सिस्टम बना हुआ होता है, दूध वाले के इतने पैसे, पानी वाले के ये पैसे, ये बिजली का बिल है, उसमें चलता था। अब जब हमारी नौकरी ख़त्म हो गई तो हमारे पसमानदा समाज ने अपने बच्चों को हुनर सिखाना शुरू कर दिया। कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई बेचारा हमारा कपड़े सिल रहा है, कोई हमारा बेचारा धोने का काम कर रहा है, वो टेक्निकल कामों में आ गए। कोई अंसारी भाई हमारा कपड़े की तिजारत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सारे समाज डुबाया तो हमें अपनों ने, गैरों ने नहीं डुबाया। जितने टेक्निकल काम करने वाले लोग थे, हाथ से काम करने वाले, उन सबको इन्होंने बिल्कुल बेकार कर दिया, उन्हें छोटी जाति में ला दिया। चाहे हमारा जाटव समाज है, चाहे हमारा ये पसमानदा समाज है, इन्हें सबको जो काम करके मेहनत करके अपने बच्चों को रोटी खिलाते थे इस देश में, उसे पीछे रखा, उसे आगे नहीं आने दिया। उसमें किसी और का नहीं है। 56 रियासतें हमारी थी, एक बीजेपी के हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छी बात मैं उनकी सुनता हूँ, क्योंकि कुछ अच्छी बातें होती हैं। उन्होंने कहा भाई मुसलमानों, शराफत अली को तो शराफत ने लूटा, 56 रियासतें तुम्हारी,
अनपढ़ तुम। भाई किस, बहुत अच्छी बात लगी भाई। पंजाब में एक पंजाबियों की रियासत थी, एक और थी जैनियों की, कोई रियासत नहीं, वो सब पढ़े लिखे, सारी रियासतें तुम्हारी और तुम्हारा ही आदमी पढ़ा लिखा नहीं। तो वाकई में मुझे उनके, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे नखलों के रहने वाले। बहुत अच्छी बात कि शराफत अली को तो शराफत ने लूटा, हमें किसी गैरों ने नहीं मारा। कुछ तो हमारे, जब डॉक्टर साहब हमें हिस्सा देना चाहते थे, डॉक्टर अंबेडकर साहब, जब हमें ख़त्म करवा दिया, थोड़ा बहुत बचा तो हमें बिल्कुल इन्होंने जीरो पे ला दिया। ये नहीं, पहले हमारे जब ये सन 50 में अच्छी खासी हमारी सरकारी नौकरियों में पोजीशन थी, सारी ख़त्म कर दी कांग्रेस ने। आज वो भी इसी वजह से रो रहे। अब 24 का इलेक्शन सर पर है, जारी है, सरकार बनने की जो है और बनाने की तैयारियां चल रही हैं, सभी अपनी अपनी दावेदारी कर रही हैं। बीजेपी कह रही है कि हम 24 में दोबारा आ रहे हैं, कांग्रेस भी अपनी जो है बढ़ती हुई दिखा रही है कि हम दोबारा वापस आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, ये सियासी चुनाव में पसमानदा मुसलमान का क्या असर पड़ने वाला है सरकार, ये जो इलेक्शन है सरकार बनाने में? देखिए बात ये है, मोदी, मैं कांग्रेस की और बीजेपी की सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, मैं सभी की बात बता रहा हूँ। पसमानदा समाज जो है वो जाग चुका है। अगर इसकी हिस्सेदारी जहाँ पे सरकारें चल रही हैं, जिन भी पार्टियों की, मैं मोदी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं योगी साहब को बुरा नहीं कह रहा हूँ, तो अब हमारी पसमानदा समाज जो है जाग चुका है, उठ चुका है। जो इसकी हिस्सेदारी की बात करेगा, कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे, हमारा पसमानदा समाज वहाँ जाएगा जो अभी स्टेटों में जहाँ पर सरकारें हैं, अभी इलेक्शन के दिन बाकी हैं, अगर ये अलाउंस कर देते हैं वहाँ पे, वहाँ नौकरी हमारे पसमानदा समाज को दे देते हैं। जहाँ पर जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, वहाँ ये इलेक्शन कर दे, मतलब डिक्लेयर कर दे कि इतने % दी हमने, तो हमारा समाज अब उस तरफ नहीं जाएगा कि बीजेपी क्या हो रही है, कांग्रेस क्या कर रही है। अगर कांग्रेस हमारे लिए जहाँ पर उसकी सरकार चल रही है कि भाई हमने 20% या 12% पॉपुलेशन के हिसाब से, हमें किसी का हक नहीं चाहिए, जितना हमारा है, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, समझे नहीं, वहाँ डिक्लेयर करवा दे कि भाई इनकी इतनी साझेदारी, भाई जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी साझेदारी, तो हम लोग वहाँ चले जाएंगे। हम वो वाले बहकाए में नहीं आने वाले अब कि भाई तुम हमारे साथ आ जाओ, अखिलेश भैया के साथ आ जाओ, हम नहीं आएंगे वहाँ पर, उस बहकाए में नहीं आएंगे हम तो जो हमारा हिस्सेदारी देगा, जो हमें हिस्सा देगा, और ये नहीं कल कि भाई 24 के बाद में देंगे, भाई जहाँ पर उनकी सरकारें चल रही है, मौजूद है, जैसे मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो रहा, वहाँ नहीं, वहाँ का ऐलान कर दे, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ ऐलान कर दे कि भाई मुसलमान है जो है पसमानदा, या मुसलमान जो है वो 8% है, 8% हमने वहाँ नौकरी दी। हमें किसी का हक नहीं चाहिए, हमारा जितना हिस्सा है उस सूबे में उतना हिस्सा दे दे हमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब बात करने के लिए। देखिए, ये समाजी, सियासी और तमाम तरीके के सवालात किए, लेकिन इसमें सबसे ख़ास बात यही है कि पसमानदा समाज जो है, मुस्लिम पसमानदा समाज, वो जाग चुका है और वो अब सरकार से अपना हिस्सा मांगने की बात भी कर रहा है। और जो लोग अभी सोए हुए हैं, वसीम सैफ़ी जैसे लोग जो हैं, जो पसमानदा समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, वो उनको समाज को जगाने की भी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो सैनिकों की जो बात उठाई है वसीम साहब ने, और जो कह रहे हैं कि मैं हर तरीके से उनके साथ हूँ, योगी जी कह रहे हैं कि मैं 57 मुल्कों से लड़ने के लिए जो है जा रहा हूँ या मैं तैयार हूँ, तो वसीम सैफ़ी साहब भी कह रहे हैं कि 57 मुल्कों से बाद में लड़ें, पहले जो सैनिक कतर के अंदर हैं उनको वापस लाने का काम करें, वरना तो देश के अंदर और दिल्ली के अंदर, जैसा कि इन्होंने कहा कि एक बड़ा आंदोलन ये शुरू करने जा रहे हैं। ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आप हमारी इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह मैसेज दूसरे लोगों तक पहुंच सके। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।